आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो का ये उद्देश्य है कि जो भी एसएससी में जो खामियां चल रही हैं पिछले कुछ सालों से, तो उससे एसएससी भी परिचित है और स्टूडेंट्स भी परिचित है, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यूअसली बार बार अराइज हो जाती है। तो उसकी कुछ वजह है और सबसे बड़ा रीजन है कि यूनिटी ना होना, टीचर्स के बीच में भी और स्टूडेंट्स के बीच में भी। तो टीचर्स की जो यूनिटी वाला इशू था वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम सभी टीचर, ऑलमोस्ट सारे टीचर एक साथ जुड़ चुके हैं और रेगुलर अब मीटिंग हो रही है। ऑनलाइन मीटिंग भी हो रही है, ऑफलाइन मीटिंग भी हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो आने वाली एसएससी की जनता है उसको दिक्कत ना हो, और या फिर जो इस टाइम पे परेशान है एसएससी की जनता, उसको भी एक न्याय मिल जाए। ठीक है, जैसे विद वाले स्टूडेंट हैं उनको भी रिजल्ट मिल जाए, और जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं रीजनिंग वाला, जो दो क्वेश्चन गलत है या फिर इवन नंबर वाला, उसको भी रिजल्ट मिल जाए। तो उस बारे में हर तरीके से चीजें की जा रही है और जिन बच्चों को जॉब मिल गई है उनकी भी जॉब बनी रहे। ठीक है, तो सबसे इस मुहिम में आपको पूरा साथ देना पड़ेगा, सभी बच्चों को साथ देना पड़ेगा, आपको भी यूनिटी बना के सपोर्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज तो ये है, अभी जो आपको बता रहे हैं और भी चीजें, सारे टीचर रेगुलर आपको एक ही स्वर में बात करते हुए दिखेंगे, सब एक जैसी ही बात करते हुए दिखेंगे और एक ही चीज आपको बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात सबने बताई होगी अभी तक, और बताएंगे जैसे अभी आगे भी बताएंगे, कि 1 अप्रैल को 10 बजे सुबह ये आपका हैशटैग एसएससी रिफॉर्म 2025 और एसएससी जवाब दो, इसमें आपका 25 का कवर हो गया और 24 वाले के लिए जवाब भी मांग लिया हमने। ठीक है, कि भाई क्या रीजनिंग है, वो सारी चीजें एसएससी को बतानी पड़ेगी। तो बड़े लेवल पे आपको ट्विटर पर कैंपेन चलाना है और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने हैं। ठीक है, और अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर कोई चीज कमी है तो वो चीज नहीं ऐड हो सकती, बिल्कुल ऐड हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जो सबसे मेन पॉइंट है जिससे एसएससी को समझना चाहिए और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वो पॉइंट्स आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, आप जानते हैं कि जो फाइनल आंसर किए और जो मार्क्स हैं, और जो ये लोग क्या करते हैं, डीवी बाद में कराते हैं और फाइनल रिजल्ट के बाद डीवी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सीट्स तो वैसे ही वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और जो पोस्ट प्रेफरेंस वाली बात है उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते और वो फिर रिपीट एग्जाम भी देते हैं, अगली बार वो फिर देते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो इस बार फॉर एग्जाम्पल उन्हें लगा कि उनके मार्क्स इतने नहीं बढ़ेंगे, तो उन्होंने कोई और पोस्ट प्रेफरेंस में कोई और जॉब के लिए अप्लाई कर दिया पहले, और उसको वो मिल गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसके मार्क्स तो बढ़ गए थे, तो वो क्या दोबारा नहीं देगा। तो इस तरीके से अगर पहले ही डीवी हो जाता है, फाइनल रिजल्ट से पहले ही डीवी हो जाता है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी पहले ही हो जाता है फाइनल रिजल्ट से, तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। जो रिपीटर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, और जो लोग छोड़ देते हैं जॉब और ज्वाइन नहीं करते डीवी के बाद, वो भी आपका बच जाएगा। और एक तरीके से एक ही पॉइंट है जो बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकता है, और जो भी आपको पता चलेगा कि भाई हमारे इतने मार्क्स हैं, तो इसके इस हिसाब से हम लोग इस चीज, ये तो मिल ही जाएगा, वो उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, जो दूसरा सबसे अहम मुद्दा है वो हमने डिस्कस किया है और जो रखा है वो है कि कोई लेवल ही नहीं है एसएससी का क्वेश्चन का। आप देखेंगे सीएचएसएल का पेपर थोड़ा अच्छा आ जाता है कभी सीजीएल से, और सीजीएल की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, सीएचएसएल की 12th है, एमटीएस की आपकी 10th है। तो इन लोगों ने डिवाइड ही नहीं कर रखा। आप पेपर देख के या क्वेश्चन देख के जज नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन क्या ये सीएचएसएल का लग रहा है आपको, या सीजीएल का लग रहा है, या एमटीएस का लग रहा है। तो ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल बात है। तो उस लेवल को मेंटेन करने से, पहली बात तो डिफरेंस क्रिएट करने से बहुत सारी चीजें फिर से सॉल्व हो जाएंगी। अगर पेपर का लेवल एक ठीक रखा जाता है तो जो स्कैम होता है या फ्रॉड होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर
अच्छे क्वेश्चन डलते हैं तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको बेनिफिट होगा, और जो रिपीटर्स भी हैं सपोज करो और उन्होंने पढ़ाई नहीं करी तो वो फायदे में नहीं जाएंगे। और जो इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% के आसपास, 85% के आसपास पर जाकर जो मार्क्स मिल रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। ये सब कुछ आप ही के लिए है, आपको ही बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है, कि अगर एक लेवल बन जाता है तो उससे बेनिफिट बच्चों का ही होने वाला है। आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी कि ठीक है इस लेवल का क्वेश्चन प्री में, इस लेवल का क्वेश्चन मेंस में, मतलब एक थोड़ा सा आइडिया भी लगता है। चलो अगर प्री मेंस नहीं कर रहे तो कम से कम सीजीएल का और सीएचएसएल में इसमें डिफरेंस क्रिएट कर दें। दूसरा पॉइंट कि अगर पेपर का क्वेश्चन लेवल अच्छा आएगा तो जो रिपीटर्स हैं और जो तैयारी नहीं कर रहे उनको भी एडवांटेज नहीं मिलेगी। वरना क्या होता है, पेपर आसान आता है दोबारा से सेम ही आ जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने 1 साल पहले तैयारी करी थी, उसके बाद वो जॉब करते हुए टाइम नहीं भी निकाल पा रहा, तब भी उसका रैंक अच्छी आ जाती है। समझ रहे हैं ये बात। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। अब सिंगल शिफ्ट के लिए एसएससी ये जवाब दे सकता है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो उनको ही अरेंज करना है। आप देश का इतना बड़ा एग्जाम करवा रहे हो, आप अरेंज करिए। और दूसरी बात, आप नोटिफिकेशन में ही बता दीजिए कि जितनी वैकेंसी है उनका 10 गुना बुलाओगे, 15 गुना बुलाओगे, या कितने भी गुना बुलाएंगे उतने गुना बुलाएंगे। बच्चे मेंटली रेडी रहते हैं। अगर सपोज करो उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में लिख दिया कि जी 8 गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो बच्चों को पहले ही पता होगा कि प्री में मार्क्स जो कट ऑफ आएगी वो ज्यादा है, उसमें प्री में भी फाइट ज्यादा है। ओवरऑल उनको सिर्फ प्री नहीं निकालना, उनको मेंस निकालना है, जॉब लेनी है। तो क्लैरिटी मिल जाती है तैयारी करने वाले को, उसको पहले ही समझ में आ जाता है, और वो जो एक ये दलदल है उसमें वो आसानी से उससे बाहर निकल सकता है, उस माया जाल से वो निकल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन से भी बच जाएंगे बच्चे मेंस के टाइम पे। ठीक है, प्री आप डिफरेंट डिफरेंट में करते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेकंड पॉइंट ठीक कर देते हो, अगर अच्छे लेवल पे हो जाता है, अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें कोई सिली मिस मतलब एरर्स भी नहीं करते, एरर फ्री क्वेश्चन, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसमें कि एरर फ्री क्वेश्चन होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक आध क्वेश्चन में चलता है चलो हो गया, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस 5% से ज्यादा क्वेश्चंस में करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिससे ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आगे वाले बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए, रिटर्न में हमें ये चीज चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हुए भी परेशान हो जाते हैं। किसी की तैयारी बहुत अच्छी है और मान लीजिए कि वो बिल्कुल बेस्ट अपने पीक पे चल रहा है, लेकिन उसका कीबोर्ड खराब हो गया, उसका माउस खराब हो गया चलते फिरते, उसका तुरंत सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वहां पे अगर एसएससी का कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी बैठी भी होती है तो भी नहीं सुनते, बस साइन करवा लेते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। वो सारी चीजों की वजह से बच्चे परेशान रहते हैं, लेट हो जाते हैं जो रेड टेप इसमें उसी चक्कर में। और आप ये समझ लीजिए बायोमेट्रिक वाला जो पॉइंट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और रफ शीट वाला पॉइंट है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है कि अगर आप एक ही रफ शीट वाला, उस लैब में 50-60 बच्चे बैठे हैं और रफ शीट चाहिए किसी को, तो एक ने वहां से मांगी और दूसरा फिर वहां से मांग रहा है, तो अगर एक ही बंदा रखोगे तो वो गड़बड़ है, इन्विजिलेटर बढ़ाने चाहिए, ये सब एसएससी खुद देखेगा। हम इश्यू उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सोल्यूशन एसएससी को देना है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कीबोर्ड खराब नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, एज रेकनिंग को लेकर भी जो एक डिमांड रखी जा रही है कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। ठीक है, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि जो क्या बोलते हैं काफी बच्चे हैं वो इसमें क्योंकि डिवाइड हो जाते हैं तो वो ये डिमांड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हमारा आप 1 जनवरी से लो या 1 अगस्त से लो, या ऐसे नहीं, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड रखी जा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट वेटिंग लिस्ट का भी एक अहम मुद्दा है, लेकिन वेटिंग लिस्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन स्टिल वेटिंग लिस्ट के लिए भी उनको बोला जा रहा है, कन्विंस करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, हमारे उसमें ये है कि वेटिंग लिस्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे मुद्दा है, तो किसी दिन एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी कि वेटिंग लिस्ट क्यों थोड़ा सा मुश्किल होता है इंप्लीमेंट करना, वो भी इस लेवल पे जिसमें अलग अलग ग्रेड पे मतलब पोस्ट है। ठीक है, इसमें 28 एसएससी सीजीएल में 2800 भी है, एसएससी सीजीएल में 4200 ग्रेड पे भी है, 4600 ग्रेड पे भी है, ये सारी चीजें हैं। तो एक ही उसके लिए, क्योंकि वो फिर ज्यादती हो जाती है, वो समझाना पड़ेगा उस चीज को, लेकिन स्टिल वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है,
और लेकिन एमटीएस में इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि उसमें सेम ग्रेड पे होता है, तो उसमें तो आप 100% वेटिंग लिस्ट लेकर आए, एसएससी से ये गुजारिश रहती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है। तो अभी रेगुलर जो मीटिंग हो रही है उसमें ये डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है, कि हमें कैसे इन चीजों को सॉल्व करना है। टीचर्स में यूनिटी बन चुकी है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि टीचर्स में यूनिटी नहीं है, बच्चे भी बोलते रहते हैं कि अलग अलग बात करते हैं। अब सारे आपको एक बात करते हुए मिलेंगे। अब आपकी बारी कि अब आप एक स्वर में बोलते हो नहीं बोलते। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अपना पॉइंट रखना चाहता है कि ये भी एक मुद्दा है, आप ओपनली रख सकते हैं, उसमें फुल कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन एक बड़ा सा कमेंट कर सकते हैं, सब पढ़ेंगे, सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, सबके सामने मैं लाऊंगा वो वाला मुद्दा टीचर्स के सामने कि देखो ये भी एक वैलिड पॉइंट आया है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, धन्यवाद। I don't know. चलो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए महीने के एक दिन में 500 अंडे हैं, उसने 20% अंडे बेच दिए। यानी कि आप ये बोल रहे हो, लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, 500 में से 0.8 बच गए। अब इतने अंडे बच गए, उसने 20% ऑफ द अंडे अगले दिन ऐड कर दिए। अब देखो, ऐड करने का मतलब मैं मान लेता हूं कि कोई फ्रैक्शन हो गई, मतलब मैं एक मान लेता हूं, जैसे जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने 10% ऐड कर दिया, तो 1/10, यानी वो चीज अगर 10% से बढ़ेगी तो फ्रैक्शन कितना आएगा, 11/10 आ जाएगा। थोड़ी सी थ्योरी समझाएंगे। मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने किसी चीज में 20% ऐड कर दिया, ऐड, तो इसका मतलब आप उसमें 1/5 ऐड कर रहे हो या फिर उसको 6/5 बना रहे हो, यही मतलब है। मतलब तो यही हो गया, ठीक है। तो यदि मान लो ये था मेरा 8 400 लगा लो, 400 थे, मैं लिख देता हूं 500 वो पॉइंट इतने बच गए, तो इसमें मैं एक फ्रैक्शन लगा रहा हूं, मतलब कोई ना कोई किसी चीज से ये बढ़ गए, तो फ्रैक्शन का मतलब है किसी चीज से बढ़ गई है, कोई फ्रैक्शन आएगा, 11/10 भी आ सकता है, 5/6, 4 भी आ सकता है, कुछ भी। इतना समझते हो? क्या आप एफ का मतलब समझ रहे हो कि किसी चीज से बढ़ गए? अब क्या हुआ, अब उसने 20% फिर बेच दिए, यानी 4/5 आ गया, 4/8। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि 4/5, 20% बिक गए, तो बचे कितने, 4/5। और इस पैटर्न को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, और उसके पास दिस पैटर्न कंटिन्यू टू द एंड ऑफ थर्ड डे फिर से कर दिया, ठीक है, यानी कि थर्ड डे। देखो ये बहुत प्यारी चीज है, यहां पे कई लोग फंस जाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, वो पहले ही टेक केयर कर लेता हूं मैं क्या हो रहा है। देखो, शुरुआत के डे 1 में मैं यहीं से समझाना शुरू करता हूं कि बिगिनिंग ऑफ द डे में 500, शुरुआत के दिन में डे 1 है, कोई पूछे उससे पहले ही बता देते हैं। एंड हो गया तो अब 400 अंडे बचे हैं, ठीक है। अब डे 2 स्टार्ट हो गया, देखो यहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस 20% अंडे उसने एट द एंड ऑफ द डे बेच दिए। अब अगले दिन की शुरुआत में 400 कुछ बढ़ गया, और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे एंड सोल्ड 20% एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे, यानी कि यहां पे इसमें 400 इंटू एफ का 20% बिक गया, यानी 20% बिक गया, यानी कि 4/5 आ गया, ठीक है। और दिस पैटर्न कंटिन्यू अप टू द एंड ऑफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ, ठीक है। अब आपने बोल दिया ये डे 1 था, शुरुआत हुई एंड हुई, फिर डे 2 था, शुरुआत हुई, मतलब डे 1 के एंड में यहां पहुंचा, डे 2 के एंड में ये पूछा, और डे 3 के एंड में। अब इसने बोला कि ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ एट द एंड ऑफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हेन, अब उसके पास यहां पर 1024 अंडे हैं बचे, ठीक है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि उसने यहां पे 20% अंडे जब ऐड करे थे,
तो उससे मैंने एक फ्रैक्शन लगा दिया, ठीक है। और अगर मैं यहां पे फिर से डे 3, मैं क्वेश्चन शायद गलत ना समझ रहा हूं, 400 इंटू एफ 4/5 को फिर से एक फ्रैक्शन लग जाएगा मेरे हिसाब से, और यहां पे फिर से 1024 मतलब 400 इंटू एफ इंटू 4/5 इंटू एफ, और ये 4/5 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूं 400 एफ स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 1024, चेक करें एक बारी। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पे 25 है यानी यहां पे 100, यानी कि ये भी 4 आ गया। तो 4 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 आ गई। ये 2 की पावर 10 है। कुछ सिली कर रहा हूं, 2 दूनी 4 और 8, यानी एफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100%, बिल्कुल ठीक है। 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 2 हो गई, यानी एफ स्क्वायर की वैल्यू 2 की पावर 2, यानी एफ की वैल्यू 2, यानी कोई चीज डबल हो गई। डबल का मतलब है 100% से बढ़ गई, क्वेश्चन खत्म। बढ़िया, सही करा हुआ लग रहा है मुझे, पर हो सकता है नहीं भी करा हो। देखो क्या हो रहा है, फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा आपको, नहीं आया तो अब आ जाएगा। देखो हो क्या रहा है, यहीं से शुरू करते हैं। कोई चीज आप ऐसे ले लो, 500 थी और अब बच गई 500 इंटू 4/5, जो कि 400 आ गई। फिर 400 थी, B% से बढ़ गई, तो मान लो मैंने बोल दिया B%, एफ इज स्केलिंग फैक्टर, मतलब जिस फैक्टर से वो बढ़ेगा B% के लिए, ठीक है। कोई फ्रैक्शन ले लिया। क्वेश्चन मस्त है या मेथड मस्त है? क्वेश्चन मस्त लग रहा है, ओके। एनीवेज, ये इतना हो गया। अब शुरुआत का दिन है, एंड तक क्या हुआ, इतने बचे, इतने बचे। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर ये B% से बढ़ गया, यानी फिर से फ्रैक्शन आ गया। और एंड तक क्या हुआ कि ये 400 एफ 4/5 एफ और 4/5, यानी फिर 20% बच गए। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यानी कि 400 एफ 4/5 एफ 4/5, इस पूरे की वैल्यू 1024 है। यानी अगर आप एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, यानी एफ की वैल्यू 2/1, यानी देयरफॉर 100% से बढ़ गई। क्वेश्चन खत्म। किसी को डाउट है? आप चेक कर लेना जरा इधर उधर किस तरीके से कराते हैं। 100 प्लस B/100 करके कराते होंगे लोग, काफी सारे लोग, कि 100 प्लस B/100, फिर बाद में फिर से 100 प्लस B/100, ऐसे कराते होंगे जहां तक मुझे लगता है। आप सीधा फ्रैक्शन पे लेके जाओ।